हेलो, आवाज आ रही है? अभी तो सब कनेक्टिंग में है। नेटवर्क बेकार है क्या सबका? এটা বোঝা হয়ে গেছে हाँ, तो देखो इस पॉइंट पे कितना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो देखना चाहते हैं। तो हमें अगेन क्या करना होता है, जो भी सरफेस पे होता है उसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं। तो सरफेस पे स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी, और इसकी वैल्यू होती है जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। इतना होता है सरफेस पे, और इसकी वैल्यू भी मैंने बताया था 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर गड्ढा करके डी से नीचे गए, डी डेप्थ अंडर अर्थ गया, तो क्या चेंज आएगा? तो इसमें एक थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। हम क्या करते हैं ना कि ये जो जी हमने मास के टर्म में लिखा है उसको डेंसिटी के टर्म में रखते हैं। तो लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी in terms of acceleration due to gravity in terms of density and radius of earth। देखो g जो हमें पता है वो है क्या, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। और ये जो मास है ना, मास को लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है। अब g इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, वॉल्यूम जो होगा वो होगा 4/3 पाई आर ई क्यूब। क्योंकि अर्थ जो है उसका शेप कैसे होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वही होगा। सो जी जो होगा दैट विल बी आर ई स्क्वायर, इधर आर ई क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर ई बचेगा, तो 4/3 पाई जी रो ई इंटू आर ई। इसको इसलिए यहां कैलकुलेट करें, इधर यूज करेंगे। ये एट अर्थ सरफेस है, एट अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे या तो इधर से निकाल लो, अगर डेंसिटी और रेडियस दिया है तो इधर से कैलकुलेट कर लो, मास दिया है रेडियस दिया है तो इधर से कैलकुलेट करके हमने 9.8 आया था, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा। और यार रोई क्या है, रोई है एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। और दूसरा कोई प्लैनेट होगा तो उसके लिए उसकी डेंसिटी रखेंगे, उसका रेडियस रखेंगे। जैसे अगर मून के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है तो मून के लिए यह डेंसिटी ऑफ मून, डेंसिटी ऑफ रेडियस रखेंगे, तब जाकर के उसके सरफेस पे आएगा। अब इसको इसलिए डेंसिटी और रेडियस के टर्म में लिखवाया ना क्योंकि यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो जब अंदर जाओगे ना, अंदर की तरफ जाओगे गड्ढा करके, अंदर की तरफ जाओगे तो कुछ मास जो होगा, जैसे अगर हम डी डेप्थ पे हैं तो अर्थ का कुछ मास जो होगा वो बाहर चला जाएगा, बाहर की तरफ, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा इस पॉइंट पे। जैसे अंदर की तरफ जाओगे तो ये कुछ मास कहाँ चला गया, इस सर्कल से बाहर चला गया, तो उसका इस पे इफेक्ट दिखेगा नहीं। तो जब हम यहां से कैलकुलेट करते हैं ना तो यहाँ मास ऑफ अर्थ पूरा लिखना पड़ता है, लेकिन अगर हम इसको डेंसिटी के फॉर्म में चेंज कर दे तो डेंसिटी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह क्या होगा, सेम होगा, एवरेज डेंसिटी हर जगह सेम है, तो इसको डेंसिटी का टर्म में लिख दिए। और जब रेडियस आर ई के बराबर है तो हम सरफेस पे हैं, ठीक है, जब रेडियस आर ई है तो हम कहां पहुंच गए, सरफेस पे। अगर इस वैल्यू को हम इतना के बराबर कर दे यहां से लेकर के यहां, तो इस पॉइंट का निकल जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हमें कहा सरफेस का निकालना था, एट सरफेस पे देख लो, एट सरफेस पे आर ई आ रहा है क्योंकि आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो सेंटर से
इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर ई के बराबर है, लेकिन हमें कहाँ निकालना है, एक ऐसे पॉइंट पे जहां का जिसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर के बराबर है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी देखोगे, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a distance small r from the center of earth is given as g dash is equal to 4/3 pi g into rho e into small r। ध्यान से समझो क्या चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे। जब सरफेस पे होंगे तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर। जब सरफेस पे है तो सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, तो ये पूरा रेडियस आ रहा है। अभी क्या करना है, हमें एक ऐसे पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर। तो इसलिए आर ई की जगह क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा। तो जी डैश जो होगा डेट विल बी 4/3 पाई जी रो ई इंटू आर, और यहाँ रो ई क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब ये अगर पता चल गया ना, तो इससे तुम कंपेयर कर सकते हो कि डी डेप्थ से जब नीचे जा रहे हैं वो तो कितने का चेंज हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आर जो है ना, स्मॉल आर, उसको ऐसे लिख सकते हो, देखो कैसे, एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, आर ई माइनस डी। देखो कैसे, ये जो पूरा डिस्टेंस है यहां सेंटर से लेकर के इस पॉइंट का, ये कितने का डिस्टेंस है, आर ई के बराबर। उसमें से अगर ये डी घटा लोगे तो ये आ जाएगा, तो लिख दिया आर इज इक्वल टू आर ई माइनस डी, तो उसको पुट कर सकते हो। सो जी डैश की जो वैल्यू होगी डेट विल बी 4/3 पाई जी रो आर ई माइनस डी। अब यहां से आर ई कॉमन करोगे, 4/3 रो ई आर ई 1 माइनस डी बाई आर ई। आर ई इसलिए कॉमन कर रहे हैं क्योंकि इसको सरफेस के टर्म में चेंज कर सके। सो जी डैश विल बी जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई। ये देगा कितने का चेंज हुआ अगर डी डेप्थ से अंदर जा रहे हो तो। ये है एट सरफेस, अगर डी डेप्थ से नीचे जाओगे तो जी डैश आएगा और उसकी वैल्यू जी से कम होगी। तो कभी कभी क्या करता है ना, डेंसिटी के कंपैरिजन से, जैसे मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो उसका डेंसिटी दे देता है, कभी कभी उसका रेडियस दे देता है, तो हम उसको कंपेयर करके अर्थ के कंपैरिजन में निकाल लेते हैं। तो ये डेप्थ के साथ वेरिएशन था। अब यहां पर भी देख सकते हो, अगर ये डी की वैल्यू इंक्रीज करोगे, सुन लो, डी की वैल्यू अगर ज्यादा मतलब डेप्थ बढ़ाओगे तो ये वाला टर्म इंक्रीज होगा, क्योंकि आर ई तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू बढ़ेगा। तो ये वैल्यू बढ़ेगा तो 1 में से बड़ी वैल्यू घट रही है, तो ये पूरा टर्म छोटा होगा, और छोटे में से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जी डैश की वैल्यू और छोटी होने जाएगी। यानी जी की वैल्यू नीचे जाने पे भी घटता है, ऊपर जाने पे भी घटता है। सबसे मैक्सिमम कब होता है, सरफेस पे। तो इसमें भी नीचे लिख सकते हो, वाइल या ये लिख रहे हो, पहले लिख लो। हो गया, तो लिखना while going, या ऐसे लिख दो, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, while going हटा दो, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
acceleration due to gravity, acceleration due to gravity decreases as depth from the surface, as depth from the surface increases, as depth from the surface increases. जितना ज्यादा गहरे गड्ढे में जाओगे उतना ज्यादा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। सेंटर पे कितना हो जाएगा, सेंटर पे 0 हो जाएगा, क्योंकि डी जैसे ही सेंटर पे पहुंचोगे डेप्थ की वैल्यू आर ई के बराबर हो जाएगी, और आर ई बाई आर ई 1, ठीक है, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो एट सेंटर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, 0 होगा। तो लिख सकते हो एट सेंटर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एट सेंटर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग इज escape velocity। लिखना है escape velocity होता क्या, लिखो it is the minimum speed, it is a minimum speed, it is the minimum speed with which, it is the minimum speed with which a body is thrown, a body is thrown from the surface of a planet, from the surface of a planet, from the surface of a planet, such that it just reaches outside the gravitational field, just reaches outside the gravitational field of the given planet। gravitational field of the given planet। अब समझना इसका मतलब क्या है, लिख लिया डेफिनेशन। कह रहा है एक प्लैनेट है, तो ये जो प्लैनेट है तो ये क्या करेगा, अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड बना करके रखेगा, अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड बना के रखेगा, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड इसके डायमेंशन के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मतलब अप टू इंफिनिटी तक है। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से तुम इसको फेंको किसी एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस अर्थ ये मतलब प्लेनेट के सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंक रहे हो इस वेलोसिटी से, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये जस्ट बाहर निकल जाएगा गिवन प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से। मतलब इस बॉडी पे इस प्लेनेट का कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं दिखेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने का मतलब है कि इस बॉडी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हो ना, द मिनिमम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से तुम फेंक रहे हो कि ये जस्ट बाहर चला जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट बाहर चल जाए, फील्ड के बाहर जाके रुक जाए,
ठीक है, तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। आ रही बात समझ में? अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि किसी प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी कितना होगा? हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी को जो हम एनर्जी देते हैं वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, ठीक है ना। एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हमने क्या करा, उसको फेंका, जैसे ये कोई प्लेनेट है, यहां से हमने फेंका VE से, और जब ये सरफेस पे होगा तो इसके पास दो तरीके की एनर्जी होगी, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा हम उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं V। ठीक है, तो अगर जो भी तुम्हारा बॉडी है उसका मास m है, तो सरफेस पे जो एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ बॉडी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट, एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट, सुन लो कितना कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों होना चाहिए कि कोई भी हमारे पास बॉडी है उसमें कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है, दो तरीके की, फिजिक्स में दो तरीके की एनर्जी आती है, अभी तक जितना पढ़ा हमने उसके अनुसार, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो अगर इसके सरफेस पे रखे हो तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा क्योंकि उसके फील्ड में है, और फेंक रहे हो v वेलोसिटी से तो उसके चलते काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कितना लिख सकते हो, हाफ mve स्क्वायर, क्योंकि v से फेंक रहे हैं, e इज फॉर एस्केप, मास बॉडी का m, मास कट जाएगा इसलिए बताया नहीं है, ve वेलोसिटी है उसका, प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल एनर्जी कितना होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट कितना होगा, दो बॉडी था m1 और m2, अगर इनके बीच का सेपरेशन r था तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r माइनस n, स्क्वायर नहीं होता, ये है पोटेंशियल एनर्जी। जाके अभी कॉपी पलटोगे तो दिखेगा कि अगर दो बॉडीज है उनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, दो पार्टिकल के बीच में, दो मास वाले ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट विल बी Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r, जहां r क्या है, सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां पे भी दो बॉडी है, एक जो मास तुम फेंक रहे हो और दूसरा ये कैपिटल M, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इन दोनों का अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो आएगा कितना, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई, इनके बीच का सेपरेशन कितना, ये बॉडी और ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसके बीच में सेपरेशन कितने का, सेंटर से ही देखते हैं सेपरेशन, हमेशा कहां से देखते हैं, सेंटर से देखेंगे, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द गिवन प्लैनेट। आ रही बात समझ में? अगर सरफेस पे कोई, जैसे मैं अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूं तो मेरे और अर्थ पे कितने का डिस्टेंस है, अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो मेरे बॉडी से अर्थ का डिस्टेंस कितना है, अर्थ के सेंटर से ही मेजर करेंगे, जब भी ऐसा कुछ पूछे तो नहीं, जीरो नहीं है, जीरो कब मेजर, जीरो कब बोलेंगे, जब सरफेस से बोलेगा मेजर करने का, जब भी ग्रेविटेशन की बात होगा ना तो हम हमेशा जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सेंटर से मेजर करेंगे, तो सेंटर से मेजर करोगे तो इस प्लेनेट और इस बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है, क्योंकि यहां भी देखो हमने डिस्टेंस कहां से कहां तक का मेजर किया है, सेंटर टू सेंटर, तो यहां आएगा r, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो जब बॉडी सरफेस पे था उसके पास इतनी एनर्जी थी, हमने इतना एनर्जी उसको दिया, अब बॉडी कहां पहुंच गया, जब इस वेलोसिटी से हमने फेंका तो बॉडी पहुंच गया ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच करके रुक गया। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द बॉडी आउटसाइड या जस्ट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अगेन अगर निकालोगे यहाँ ई से लिख सकते हो, TE1
टोटल एनर्जी 1 TE2। अब ध्यान से देखो, हमने क्या करा कि ऐसे फेंक रहे हैं करके वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाके रुक जाए। तो बाहर जाके रुकेगा ग्रेविटेशनल फील्ड के, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जाकर के रुक गया ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, जाकर के रुक गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। अगर रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कब दिखता है? जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में रखोगे तब। ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी दिखने के लिए एक बॉडी को दूसरे बॉडी के फील्ड में रखना होता है, तब जाकर के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिखता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉडी गिवन प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जा रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो जाएगा? 0। दोनों 0 हो गया। एस्केप वेलोसिटी का सिनेरियो यही होता है कि तुम इस वेलोसिटी से फेंकोगे तो पार्टिकल ऐसे जगह पे जस्ट पहुंच जाएगा जहां पे ना तो उसको किस काइनेटिक एनर्जी होगी और ना ही कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। एनर्जी ऑफ द बॉडी आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि जस्ट जाकर के रोक देना था। और पोटेंशियल एनर्जी चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाए, क्योंकि इंटरैक्शन नहीं होगा, और अगर इंटरैक्शन नहीं होगा तो कोई एनर्जी नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, यानी टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 विल बी 0। और टोटल एनर्जी ये कहाँ का है? एट पॉइंट 1 का। अब फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन ये दोनों एनर्जी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो लिख सकते हो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन बॉडी पे कोई हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स ये सारे चीज काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो हमारा जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो कंजर्व कर सकते हो। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी TE1 इज इक्वल टू T2, मतलब टोटल एनर्जी एट 1 विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2। टोटल एनर्जी एट 1 था कितना? हाफ mv² प्लस, या प्लस की जगह सीधे माइनस लिख दो, माइनस g मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू T2। T2 0 है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल कम एज हाफ mv² इज इक्वल टू gmm डिवाइडेड बाई r। अब m कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ve² विल बी इक्वल टू 2gm बाई r। So V will be root over 2gm by r। ये तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी है, जहां पे m मास ऑफ द प्लैनेट है, r रेडियस ऑफ द प्लैनेट है। m मास ऑफ द प्लैनेट और r जो है वो रेडियस ऑफ द प्लैनेट है। और हम जिस प्लैनेट पे हैं उसका नाम है अर्थ, तो हम अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ का मास हमें पता है, अर्थ का रेडियस हमें पता है, पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगा। सो फॉर अर्थ VE इज इक्वल टू 2gme डिवाइडेड बाई RE। ME मास ऑफ अर्थ है, RE रेडियस ऑफ अर्थ है, VE एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, थोड़ा सा चेंज करना है, G या 2 पहले इधर रख लो, टू GME डिवाइडेड बाई RE² इंटू RE।
देखो ये क्या कर रहा है, ये नीचे आ रही है ना, तो एक आरी से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, एक आरी से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आरी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो टर्म है ना, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर, ये होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको लिख सकते हो √2 GRE। आ रही है बात समझ में? ये जो पूरा टर्म है G × ME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर, ये होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू RE, यानी जो भी escape वेलोसिटी निकालना है उसके लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला है, दैट इज escape वेलोसिटी v इज इक्वल टू, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो 2gm/RE, या फिर ये यूज कर लो 2g × R। ठीक है, और चूंकि RE प्लेस करोगे, रेडियस ऑफ अर्थ प्लेस करोगे, g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस करोगे एट द सरफेस, तो v की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इस स्पीड से अगर किसी भी बॉडी को फेंकोगे, इस स्पीड से किसी बॉडी को फेंकोगे अर्थ सरफेस से, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाके रुक जाएगा। इससे कम पे फेंकोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर नहीं जाएगा। इस वेलोसिटी से ज्यादा फेंकोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा, वहां से फिर चलना शुरू कर देगा। तो ये याद रखना, सो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी ये एस्केप वेलोसिटी ड्यू टू अर्थ है, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। अगर अर्थ से किसी बॉडी को फेंकना है तो इतनी वेलोसिटी चाहिए उसको एस्केप करवाने के लिए। हो गया? चलो, प्लैनेट्स के बारे में बात कर लिया। प्लैनेट का किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, उसके चलते ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, अगर दूसरा मास उसके पास में ला रहे हो तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में, क्योंकि सैटेलाइट जो होते हैं वो प्लैनेट के क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक जो हम भेजते हैं जिसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, और एक नेचुरल सैटेलाइट। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून। ठीक, हाँ वही चांद या मून कुछ भी बोलो, ये अर्थ के सैटेलाइट है। तो लिखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, natural satellite and artificial satellite, natural satellite and artificial satellites, natural satellites and artificial satellite। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो, मून is natural satellite of earth, moon is natural satellite of earth। किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम बताओ। आर्यभट्ट इंडिया का सैटेलाइट है, लिख सकते हो आर्यभट्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, स्पुतनिक हो गया,
बाहर के लोगों ने जो रोहिणी हो गया, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो ये जो सैटेलाइट है ना, इनका काम क्या होता है, जो भी प्लेनेट के अराउंड होंगे उनके गोल गोल चक्कर लगाएंगे। जैसे मून क्या करता है, अर्थ का गोल गोल चक्कर लगाता है इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। और बाकी सारे, जैसे जुपिटर हो गया, जुपिटर के अगर अपना सैटेलाइट है तो वो भी चक्कर लगाएगा। तो सैटेलाइट का काम क्या होता है, देखना, दीज सैटेलाइट्स these satellites these satellites revolve around planet these satellites revolve around planets revolve around planets revolve around planets in a circular orbit in a circular orbit in a fixed circular orbit, लिख देना, in a fixed circular orbit, fixed circular orbit, full stop, and radius of these orbits and radius of these orbit is called orbital radius, is called orbital radius, is called orbital radius, and velocity with which satellite revolves in their orbit is called orbital velocity, is called orbital velocity, is called orbital velocity। तो अब हमारा काम क्या है कि अगर कोई सैटेलाइट है किसी प्लैनेट के सरफेस से h डिस्टेंस दूरी पे है, तो हमारा काम क्या है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट करना। तो समझते हैं, एक ये प्लैनेट है, एक प्लैनेट क्या अर्थ मान सकते हो, ये अर्थ है, RE इसका रेडियस है। यहां से हाइट h पे एक सैटेलाइट है जिसका मास m है। तो इसका काम क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाना, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, वेलोसिटी इसकी है VO, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसी ऑर्बिटल वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट और मास ऑफ अर्थ के टर्म में। समझते हैं ये हो क्या रहा है। देखो ये सर्कुलर पाथ है। अब सर्कुलर मोशन में मैंने बताया था कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उस पे एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उस पे क्या होता है, एक फोर्स लगता है, और दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां लिख सकते हो, since satellite is
moving in a circular orbit with velocity VO, its centripetal force is given as Fc is equal to mv0 स्क्वायर बाई आर, जहां आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट है। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। और एंड आर इज इक्वल टू हाउ मच, आर ई प्लस एच। ये ध्यान से देखना, आर हम जनरली कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से। ये तुम्हारा रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। और ये आर जो है ना, ये एक्चुअली में है क्या, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस ये हाइट, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। दैट इज एफ सी इज इक्वल टू एम वी ओ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। अब मैंने ये भी बताया था कि ये जो एफ सी है, ये जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कोई नया फोर्स नहीं है, ये एग्जिस्टिंग फोर्स से ही आता है। और यहाँ पे कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई नया काइंड फोर्स का नहीं है कि एक अलग से कोई अलग नया फोर्स है, नया फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया। ये जो फोर्स एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्टिंग फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स बना लेता है। तो इन दोनों मासेस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। आ रही बात समझ में? मैंने बोला था जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो, कि जो भी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो कोई नया काइंड फोर्स नहीं होता है। जो एग्जिस्टिंग फोर्स है ना, उसी में जो फोर्स सेंटर की टुवर्ड्स लगता है, वो बराबर हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो अगर देखोगे ना, तो इस बॉडी पे, सॉरी, ये जो मास है स्मॉल एम, इस पे ये प्लैनेट फोर्स लगा रहा होगा, खींच रहा होगा अपनी तरफ। और अपनी तरफ खींचेगा तो दैट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। क्योंकि खींचेगा, अगर यहां होगा तो इधर खींचेगा, इधर होगा तो इधर खींचेगा, इधर होगा तो इधर खींचेगा। एंड दैट फोर्स, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल गिव सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, लिख सकते हो हियर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by gravitational force acting between satellite and planet. That is F is equal to, या FC is equal to, इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हो। That is FC is equal to how much, G M E, अर्थ को लेकर के चलना, तो इसलिए मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ द प्लैनेट स्मॉल m डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम आर स्क्वायर। सेपरेशन अगेन हम कहां से मेजर करेंगे, सेंटर टू सेंटर, तो आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर को चेंज कर सकते हो इधर, तो जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये तुम्हारा 2, और 1 और 2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर के फॉर्म में। सो एम वी ओ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच will be equal to GMEM divided by RE plus H whole square। तो एक RE plus H
से एक आर ई प्लस एच कैंसिल आउट हो जाएगा, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, वी ओ जो होगा दैट विल बी रूट ओवर जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। ये है तुम्हारा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो अगर एच हाइट ऊपर अर्थ के, एच हाइट ऊपर कोई सैटेलाइट है तो एच पुट करो, रेडियस पुट करो, जी पुट एम पुट करो, पता चल जाएगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा। नेक्स्ट लिखना, नोट लिखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी, नोट में लिखना है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ orbital velocity is independent of mass of the satellite। सैटेलाइट का मास कितना है ना उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ध्यान से देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल आउट हो गया था। सैटेलाइट का मास कितना है फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क किससे पड़ेगा, इट डिपेंड्स ऑन mass of the planet and its height from the surface of planet। कितने हाइट पे रखा हुआ है उससे फर्क पड़ता है। मास अगर इंक्रीज करोगे वीओ बढ़ जाएगा, हाइट अगर इंक्रीज करोगे तो भी वीओ बढ़ेगा। तो इसके नीचे थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट में लिखना, इफ हाइट इंक्रीजेस orbital velocity decreases। if height increases orbital velocity decreases। जितना दूर रहेगा अर्थ से उतना धीरे धीरे घूमेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी निकल गया। वेलोसिटी के बाद हमें निकालना होता है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन या रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक सर्कल कंप्लीट करना। तो एक सर्कल कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हमें वीओ पता चल गया, ध्यान से देखना क्या करता है। ये तुम्हारा सर्कुलर पाथ है जिसमें सैटेलाइट घूम रहा है वीओ वेलोसिटी से। ठीक है, इसमें घूम रहा है वीओ वेलोसिटी से, वो प्लैनेट सीधे नहीं बना रही है, सेंटर से देख रहे हैं। सेंटर से जो डिस्टेंस था ये आर था। ठीक, अब हमारा काम क्या है, टाइम पीरियड निकालना। और टाइम पीरियड होता है क्या, टाइम पीरियड होता है
2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा, या फिर और से बढ़िया एंड ओमेगा जो होता है, ओमेगा होता है v बाई आर। ओमेगा कितना होता है? v बाई आर। तो यहां आएगा ओमेगा नॉट v नॉट, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो जो ओमेगा आएगा उसको भी ऑर्बिटल के टर्म में लिखेंगे, तो v नॉट बाई आर लिख सकते हैं। तो यहां से जो v नॉट होगा उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करा अभी, और r जो है, r इज एक्चुअली व्हाट? आर ई प्लस एच, वो तो अभी बताए थे। तो वी ओ जो होगा उसकी वैल्यू हमने अभी निकाला है, कितना आया था? जी एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, इतना लिख सकते हैं। टाइम पीरियड होता क्या है? 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो इसलिए ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ओमेगा नॉट कितना होगा? वी नॉट बाई आर, क्योंकि वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा कितना होगा? वी बाई आर। तो वेलोसिटी इतनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इतना है, आर कितने के बराबर होगा? आर ई प्लस एच के बराबर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जी एम रूट के अंदर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच 3/2। ठीक है, GME, हाँ, मास ऑफ अर्थ, अर्थ के लिए देख रहे हो तो GME। अगर कोई दूसरा प्लैनेट होगा तो उसके लिए उसका मास आएगा। तो अब यहां से टाइम पीरियड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम पीरियड जो होगा दैट विल बी T इज इक्वल टू 2 पाई, नीचे डिवाइड करोगे रूट ओवर GM, नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाकर के आर ई प्लस एच 3/2 से। ये तुम्हारा टाइम पीरियड है। अगर कोई प्लैनेट है, उसके अराउंड अगर सैटेलाइट गोल गोल चक्कर लगा रहा है हाइट h ऊपर, और अगर रेडियस ऑफ प्लैनेट, जैसे अर्थ के लिए हमने आर ई रखा है तो आर ई प्लस एच लिखेंगे, फिर कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से टाइम पीरियड। और इसमें एक नोट में लिखेंगे, when satellite is very close to अर्थ सरफेस, जब सैटेलाइट अर्थ सरफेस के बहुत ही करीब हो तो आर ई प्लस एच अप्रोक्सीमेटली आर ई के बराबर हो जाता है। ठीक है, आर ई प्लस एच किसके बराबर हो जाएगा? आर ई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एच बहुत ही छोटा है, अर्थ के आसपास है। ऐसे सैटेलाइट को हम स्पाई सैटेलाइट बोलते हैं, स्पाई सैटेलाइट्स। अर्थ के आसपास होगा, तो उसके लिए जब टाइम पीरियड निकालोगे ना, सो टी जो होगा दैट विल बी हाउ मच? 2 पाई रूट ओवर GME इंटू आर ई 3/2। ये स्पाई सैटेलाइट के लिए। और इसमें जब सब कुछ वैल्यू पुट करोगे, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, तो जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, टाइम पीरियड विल बी अप्रोक्सीमेटली 85 मिनट्स। ठीक है, मतलब अगर स्पाई सैटेलाइट है तो क्या करेगा? 85 मिनट्स में अर्थ का चक्कर लगा देगा। T इज इक्वल टू 85 मिनट्स
फॉर स्पाई सैटेलाइट्स। रेडियस ऑफ अर्थ पुट करोगे, मास ऑफ अर्थ पुट करोगे, तो वहां से ये वैल्यू आएगा 85। अभी एक और क्लास है ना आज, तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है केपलर्स लॉ, वो खत्म करेंगे, फिर ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा। तो ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।